Hello everyone, this is Bhagirath and I welcome to all of you in शिवम क्लासेज। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं मैथ्स के साथ साथ में एक साइंस की भी सीरीज़ शुरू करूँगा। सो ये साइंस का फर्स्ट वीडियो है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक को शुरू करते हैं। ओके, टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक अच्छा सा कोट्स पढ़ लेते हैं कि बोलते हैं ना कि अगर शुरुआत अच्छे से हो तो आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। ये मेरे टीचर बोला करते थे कि वेल बिगनिंग इज़ हाफ डन। सो अच्छा से शुरुआत करते हैं हम। आप जो करने से डरते हो उसे करो, उसे तब तक करते रहो जब तक उस काम को करने का डर आपके अंदर से ख़त्म ना हो जाए। बस यही एक तरीका है अपना डर ख़त्म करने का। अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो मैथ्स को इतना पढ़ो कि आपके अंदर से डर ख़त्म हो जाए। साइंस से डर लगता है, किसी भी काम को जो आपके लिए सही हो और उस काम को करने से डर लग रहा है तो उस काम को तब तक करते रहो तब जब तक आपके अंदर से उस काम को करने का डर न ख़त्म हो जाए। चलो अच्छे से विचार के साथ में आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा जो माइंड मैप होगा, सबसे पहले कोशिका क्या होती है उसके बारे में देखेंगे, कोशिका के स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके बाद में कोशिकांग, कोशिका के द्रव्य में जितने भी अंग पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रक, तारक, ये सारे अंगों के बारे में हम देखेंगे। कोशिका के प्रकार कितने प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इन सारे के चीज़ों के बारे में देखेंगे हम। उसके साथ में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस देखेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। उसके साथ में देखेंगे हम कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, इनके बारे में देखेंगे। उसके साथ में हम देखेंगे एग्जाम में जो भी प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सेल से रिलेटेड, ठीक है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, सबसे पहले हम कोशिका के बारे में बेसिक बातें देख लेते हैं, इनकी खोज के बारे में। देखो, प्रत्येक जीव का शरीर होता है वो एक सूक्ष्म इकाई से बना होता है जिससे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। हमारा शरीर दिखता तो बड़ा है, जैसे हमें हाथ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हाथ नहीं है, रियली में क्या है, कोशिकाओं का ग्रुप है। जब छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तब क्या बन जाता है, मेरा हाथ। शरीर के अलग अलग जो भी पार्ट होते हैं वो किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। तो शरीर की सबसे छोटी से छोटी यूनिट कौन सी होती है, कोशिका होती है। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी से छोटी संरचना बनाने वाली, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, मेरा हाथ है, तो ये हाथ नहीं है, रियली में क्या है, छोटी छोटी कोशिकाओं का ग्रुप है। तो पूरी मतलब बॉडी को बनाने की सबसे छोटी से छोटी यूनिट कौन सी है, कोशिका होती है। उसके साथ में काम करने की, जैसे मेरा हाथ कोई काम कर रहा है लेकिन ये हाथ नहीं काम कर रहा है, रियली में कौन काम कर रहा है, सेल काम कर रही है, ठीक है। तो संरचनात्मक एंड कार्यात्मक दोनों इकाइयाँ कौन होती है, कोशिका ही होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। कोशिका की खोज है रॉबर्ट हुक ने की थी कॉर्क से 1665 में। अब देखो, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी कॉर्क से 1665 में। लेकिन ये कोशिका थी वो मर्द कोशिका थी। सबसे पहले मर्द कोशिका की खोज की थी, या कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन वो मर्द कोशिका थी, कॉर्क से की थी। कॉर्क क्या होता है कि पेड़ होता है ना, पेड़ का जो तना होता है, तने से ही बनाया जाता है कॉर्क, ठीक है। उसी से उन्होंने एक पतली सी झिल्ली काट दी और झिल्ली को काटने के बाद में सूक्ष्मदर्शी से देखा उन्होंने, तो उनको छोटे छोटे ऐसे कमरे के समान दिखाई दिए थे। तो उन्होंने इसको नाम क्या दे दिया, सेलुला। सेलुला से सेल वर्ड बन गया था। सेलुला होता है वो लैटिन भाषा का वर्ड होता है जिसका मतलब होता है छोटे छोटे कक्ष या कमरे, और उनको कमरे के जैसा ही दिखा था, इसलिए उन्होंने सेलुला के आधार पर इनका नाम दे दिया सेल या कोशिका दे दिया था। लेकिन याद रखना ये मर्द कोशिका थी, ठीक है। अब मेरे माइंड में सवाल आता होगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो देखो, प्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जब रॉबर्ट हुक ने मतलब 1665 में इसकी खोज की थी, इसके 9 साल बाद 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ये मतलब पॉइंट है वो नोट कर देना आप, ठीक है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी।
हाँ, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अब सेल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सेल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे एक ये तो छोटा सा माइंड मैप की तरह होगा कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, उसके साथ में सेल किस टाइप से दिखता है, वो सारी बातें। ये एक प्रकार की एनिमल सेल है। हाँ, एनिमल सेल और प्लांट सेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा होगा, वो भी हम आगे वाली इमेज में देख लेंगे। तो ये देखो, सबसे बाहर सेल के बाहर जो झिल्ली दिखाई देती है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये झिल्ली होती है ना, वो दोहरी झिल्ली होती है। दोहरी झिल्ली का मतलब इस प्रकार से दो झिल्लियाँ होती है और इसके बीच में लिपिड भरा होता है, और ये दोनों प्रोटीन से बनी होती है। ये दोनों झिल्लियाँ होती है वो प्रोटीन से बनी होती है और इसके बीच में लिपिड भरा होता है। तो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है? दोहरी झिल्ली होती है और लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। उसके बाद में जैसे ही हम सेल में एंटर करते हैं तो इसमें मुझे खूब सारा लिक्विड भरा हुआ दिखाई देता है, गाढ़ा और पारदर्शी द्रव भरा दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और कोशिका द्रव्य में हमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स दिखाई देते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, और ये चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रक, केंद्रिका, क्रोमेटिन, ये धागेनुमा संरचना है ना, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। और ये प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम, ये सारे हमें अंग दिखाई देते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। ओके, एनिमल सेल्स के बारे में देख लिया था मैं। अब हम देखें प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल और एनिमल सेल में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। प्लांट सेल में क्या होता है कि पेड़ पौधों को जैसे बाहरी तापमान से, हवाओं से सुरक्षा करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके कारण क्योंकि वो गति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम तो है वो गति कर सकते हैं और किसी सुरक्षित जगह पे जा सकते हैं धूप से बचने के लिए, तूफानों से बचने के लिए। लेकिन पेड़ पौधे होते हैं वो इनसे बच नहीं सकते। इस कारण से वो क्या करते हैं, खुद की सेल के ऊपर एक सील्ड बना देते हैं, एक प्रोटेक्शन सील्ड बना देते हैं, जिसको बोलते हैं सेल वॉल या फिर कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? एक प्रकार की दीवार के समान होती है कोशिका भित्ति, ठीक है। और वो प्लांट सेल के सबसे बाहर होती है। तो देखो, पादप कोशिका में है कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उसके साथ में हमारी कोशिका में, जैसे एनिमल सेल में, लवक नहीं पाए जाते हैं। हरित लवक, ये प्लास्टिड होते नहीं पाए जाते हैं। लेकिन प्लांट सेल में क्या पाए जाते हैं? प्लास्टिड या लवक पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके साथ में ये रसदानी होती है, रसदानी वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये रसदानी होती है, वो प्लांट सेल में बड़ी होती है और एनिमल सेल में क्या होती है? वो छोटी होती है। और इसका काम होता है पानी को स्टोर करना होता है। उसके साथ में सेल में जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको स्टोर करके बाहर निकालने का ऐसा काम होता है उसका, ठीक है। उसके साथ में एक बात और बता दूं कि पादप कोशिका में है ना, तारक काय, सेंट्रोसोम होता है, वो पाया ही नहीं जाता है। लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। ये सेंट्रोसोम ही होता है जब कोशिका का विभाजन होता है ना, विभाजन के समय जब केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं वो सबसे पहले एक प्लेट के रूप में बीच में आ जाते हैं, तो उनको दो किनारों की ओर तरफ ले जाने के लिए जो सबसे आवश्यक अंग होता है वो तारक काय होता है। लेकिन प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में ही पाया जाता है, ठीक है। अब है कोशिकांग। कोशिका द्रव्य में जितने भी अंग पाए जाते हैं, जितने भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, जो भी, लाइसोसोम, राइबोसोम, कुछ भी, उन सबको क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। और सबसे पहला हम सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली के बारे में। देखो, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम सेल में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली एक झिल्ली आती है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली क्या होती है? दोहरी झिल्ली होती है। और ये दोहरी झिल्ली क्या होती है? प्रोटीन से बनी होती है और इसके बीच में क्या भरा होता है? लिपिड भरा होता है। और इसके साथ में ये एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। क्या होती है? अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब होता है, देखो, पारगम्यता का मतलब होता है
इसमें एंटर करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, कि कोई भी अणु है, कोई भी परमाणु है इसके अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अर्ध पारगम्य का मतलब होता है कोशिका में वही पदार्थ या वही अणु एंटर कर सकते हैं जो कोशिका में जरूरी हो, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध पारगम्य या फिर चयनात्मक। ये एक प्रकार की सिलेक्टिव होती है, ठीक है। देखो, प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर बहुत पतली मुलायम झिल्ली पाई जाती है जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये पॉइंट है वो नोट कर देना आप कि कोशिका झिल्ली होती है किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। उसके साथ में ये एक प्रकार की अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। लेकिन आगे हम देखेंगे सेल वॉल के बारे में, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ओके, देखो अभी हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है ना, वो क्या होती है, अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य होती है, ठीक है। लेकिन सेल वॉल होती है ना, वो क्या होती है, पारगम्य होती है। इसके अंदर जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं होती है, ठीक है। देखो, और ये सेल वॉल होती है वो सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाई जाती है। कोशिका भित्ति मतलब दीवार है वो किस में पाई जाती है, कोशिका भित्ति है वो किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में। पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटे आवरण की तरह कार्य करती है। ये सेलुलोज की बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज। ये पॉइंट भी आप नोट कर देना कि कोशिका झिल्ली थी वो किससे बनी हुई थी, लिपिड और प्रोटीन से, लिपिड और प्रोटीन से बनी थी। लेकिन सेल वॉल या कोशिका भित्ति है वो किससे बनी है, सेल्यूलोज से बनी है। किससे बनी है, सेल्यूलोज से। और कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, पारगम्य होती है। जबकि कोशिका झिल्ली होती है ना, वो क्या होती है, अर्ध पारगम्य होती है। क्या होती है, अर्ध पारगम्य। चलो आगे वाला देखते हैं। कोशिका द्रव्य जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा भी कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मा भी कहते हैं। अब देखो, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य स्थित पारदर्शी एवं गाढ़ा द्रव होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्मा या फिर क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मा भी बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्मा भी बोलते हैं, ठीक है। ये कोशिका झिल्ली है और ये केंद्रक है। इनके बीच में जो भी लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। सभी कोशिकांग होते हैं वो इसी में पाए जाते हैं। जो भी कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ईआर, जो भी है वो किस में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। और ये एक प्रकार का जीवित होता है, जैसे कि पादप कोशिका की थी, क्या थी, निर्जीव थी। लेकिन ये क्या होता है, एक प्रकार का जीवित अंग है, ठीक है। आगे वाला कोशिकांग है अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है वो क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है खुरदरी और एक होती है चिकनी। अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो खुरदरी होती है और एक होती है चिकनी। अब देखो, खुरदरी होती है उसके ऊपर क्या पाई जाती है, छोटे छोटे डॉट पाए जाते हैं। ये डॉट हकीकत में क्या है, राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन को बनाना होता है। तो राइबोसोम होते हैं वो किस कोशिकांग पर रहकर प्रोटीन बनाते हैं, किस पे रहकर, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर रहकर क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। उसके साथ में ये है चिकनी या स्मूथ अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। और इनको दो भाग में बांटा जाता है। ओके, अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है ना, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है, लाइपोप्रोटीन से। और ये दो प्रकार की होती है, मैंने अभी आपको बता दिया है कि लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। और ये दो प्रकार की होती है, एक होती है चिकनी और एक होती है खुरदरी। तो सबसे पहले हम चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में देख लेते हैं कि इस पर राइबोसोम तो नहीं पाए जाते। देखो,
चिकनी वाले पे राइबोसोम तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा? तो इनका काम होता है ये लिपिड का स्त्रावण करती है। लिपिड अभी हमने देखा था ना, कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन से बनी होती है और इसके बीच में क्या भरा होता है? लिपिड भरा होता है। तो वो लिपिड है, वो उस लिपिड का निर्माण कौन करती है? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। कौन करती है? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका करती है। और वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, वो भाग लेती है। अब हम देख लेते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में। देखो, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ये पॉइंट है वो नोट कर देना आप कि राइबोसोम होते हैं वो किस पर पाए जाते हैं? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं, जिसके कारण ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, निर्माण में भाग लेते हैं। ये प्रोटीन का निर्माण तो नहीं करते हैं क्योंकि प्रोटीन का निर्माण तो राइबोसोम करते हैं, लेकिन राइबोसोम होते हैं वो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर पाए जाते हैं। और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसका मतलब प्रोटीन के निर्माण में भाग कौन लेता है? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। ये केंद्रक और कोशिका द्रव्य के मध्य आनुवांशिक पदार्थों के परिवहन में पथ प्रदान करती है। जैसे केंद्रक के बिल्कुल चिपकी हुई रहती है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब जैसे देखो, केंद्रक का तो काम यही होता है कि पूरी कोशिका को कंट्रोल में करना, उसके साथ में आनुवांशिक पदार्थों का संश्लेषण करना, वो सारी चीज़ें। तो केंद्रक में जो भी आनुवांशिक पदार्थ बनेगा उसको कोशिका द्रव्य में लाने का काम या उसको रास्ता प्रदान करने का काम कौन करेगा? इस केंद्रक के सबसे निकट तो कौन है? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका ही होती है, वो क्या करती है? आनुवांशिक पदार्थों के परिवहन में पथ प्रदान करती है, रास्ता प्रदान कौन करती है? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो को बनाने में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर यूज़ की है। तो जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर यूज़ करेंगे तब क्या होता है कि हमारे माइंड में वो पिक्चर बन जाती है और हमें आसानी से याद होता है, ठीक है। अब आगे हम देख रहे हैं राइबोसोम। अभी मैंने बताया था राइबोसोम किसके ऊपर पाए जाते हैं? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर, ठीक है। ऐसे साथ साथ में माइंड में रिवाइज करते रहो ताकि जो भी पढ़ रहे हैं वो उसी टाइम हमें याद होता जाए। ये देखो, ये खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है और इस पर ये देखो छोटे छोटे दाने हैं, वो क्या है? राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। चलो हम राइबोसोम के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेड ने की थी। ये पॉइंट है वो नोट कर देना। मैंने 2-3 एग्जाम में देखा था कि राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेड ने की थी। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेड ने। ये खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर मिलते हैं। जैसे रफ होगी, जैसे कोई अंतःप्रद्रव्य जालिका है वो चिकनी पे तो ये छोटे छोटे दाने ठहर नहीं सकते, तो खुरदरी होगी तभी वहीं पर ठहर सकते हैं। इसलिए हम ऐसे ही गैस करके भी बता सकते हैं कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर ही राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम किस किस से बने होते हैं? प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। अब मुझे बताओ कि आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? एक होता है आरएनए, एक होता है डीएनए। होता नहीं होता है? हाँ बोलो, आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? सोचो, हाँ सोचो, शाबाश, आपने सही सोचा है कि आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। और राइबोसोम होते हैं वो किस किस से बने होते हैं? प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। एक बात मैंने यहाँ पे नोट नहीं की है, राइबोसोम भी होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S टाइप के, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे जब सेल डिवीजन होगा या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम हम इसको भी थोड़ा सा डीप में टच करेंगे, ओके। प्रोटीन का निर्माण भी इन्हीं में होता है। मैंने बताया है कि जो सेल में प्रोटीन की कहीं भी जरूरत होती है तो वो प्रोटीन का निर्माण कौन करते हैं? राइबोसोम करते हैं। और राइबोसोम किसके ऊपर स्थित होते हैं? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको याद हुआ होगा। ये पॉइंट आप याद रखना कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, पैलेट ने की थी। और राइबोसोम होते हैं प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। ठीक है, और सेल में जो भी प्रोटीन होती है वो बनाते कौन है, सबसे छोटे वाले। अब सबसे छोटा कौन होता है, राइबोसोम। ठीक है, अब हम देखेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। किसके बारे में देखेंगे हम, गोल्जी बॉडी के बारे में देखेंगे। देखो, सेल में इस प्रकार की भी संरचना पाई जाती है। ठीक है, ये है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय बोलते हैं इसको। और इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसकी खोज किसने की थी, कैमिलियो गोल्जी ने की थी। किसने की थी, इसका नाम तो हमें आसानी से याद हो सकता है कि इसकी खोज किसने की थी, कैमिलियो गोल्जी ने। पादप कोशिका में ये डिक्टियोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाता है, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये है ना पादप कोशिका में अलग अलग सिलेंडर के रूप में एक बेलनाकार रूप लेके एक साथ में ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप बनाने के कारण एक विशेष प्रकार की संरचना बन जाती है। इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहा जाता है। और नीचे की तरफ से ये ईआर से जुड़े रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। ये खुरदरी वाली से जुड़े रहते हैं। हाँ, गोल्जी बॉडी होती है ना, ये किससे जुड़ी होती है, खुरदरी वाली अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़ी रहती है नीचे की तरफ से। ठीक है, तो देखो राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम किस पे रह के प्रोटीन बनाते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका पर। और अंतःप्रद्रव्य जालिका पर जैसे वो प्रोटीन बन जाता है राइबोसोम में, तब क्या करते हैं, गोल्जी बॉडी क्या करती है, उस प्रोटीन को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने का काम करती है। क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करती है, गोल्जी बॉडी। कौन करती है, परिवहन का काम करती है गोल्जी बॉडी। कोई भी जैसे सेल में कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करती है गोल्जी बॉडी। और वो नीचे से किसकी तरफ, किससे जुड़ी होती है, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका से। इसका मुख्य कार्य होता है सेक्रेटरी का। इसका मेन काम क्या होता है, स्त्रवण। मतलब अलग अलग प्रकार के पदार्थ जैसे लिपिड का स्त्रावण करती है। जैसे चिकनी, जिस प्रकार से चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है वो लिपिड का स्त्रावण करती है ना, उसी प्रकार से गोल्जी बॉडी भी होती है, वो अलग अलग पदार्थों का स्त्रावण करती है। राइबोसोम द्वारा बनाया गया प्रोटीन का परिवहन भी इसी के द्वारा होता है। देखो राइबोसोम है, मैंने बताया ना कि राइबोसोम जो भी प्रोटीन बनाते हैं वो अंतःप्रद्रव्य जालिका पर होता है। ठीक है, और अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है वो गोल्जी बॉडी से जुड़ी होती है। और गोल्जी बॉडी क्या करते हैं, प्रोटीन का परिवहन करने का काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करती है, गोल्जी बॉडी। चलो, ये लाइसोसोम के निर्माण में भी भाग लेते हैं। लाइसोसोम होता है ना, हम इसके बाद में लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम क्या होते हैं कि सेल में अलग अलग पैकेट होते हैं एंजाइमों से भरे हुए। ठीक है, और उन एंजाइमों के निर्माण में और इस लाइसोसोम के निर्माण में भाग कौन लेते हैं, गोल्जी बॉडी भाग लेती है। ठीक है, और एक बात और बता दूं मैं कि जब कोशिका, एक बार को मिटा देता हूं मैं, इसको भी हटा देता हूं। ओके, देखो एक कोशिका से जब दो कोशिका बनती है, ठीक है, जब दो कोशिकाएं बन रही होती है ना, जब दो केंद्रक बन जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो इस कोशिका के विभाजित होने के लिए यहाँ पे एक परत बनी जरूरी होती है या नहीं है, तभी जाके वो अलग अलग कोशिकाएं बनेगी, ऐसे है नहीं है। तो इस दीवार को बनाने के लिए यहाँ पे बीच में प्लेट बनाने में भाग लेती है, एक तो गोल्जी बॉडी भाग लेता है, उसके साथ में अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये दोनों ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पर प्लेट बनाने में मदद करते हैं। चलो, आ गया हमारा लाइसोसोम। अब ये देखो, ऐसे सेल में बहुत सारे पैकेट भरे होते हैं, छोटे छोटे पैकेट भरे होते हैं। ठीक है, छोटी छोटी थैलियाँ होती है, पैकेट होते हैं, जिसमें क्या भरे होते हैं, एंजाइम भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, एंजाइम। और एंजाइम का काम क्या होता है, कोशिका अगर जैसे कि बाहर से उनको चोट लग जाती है, चोट लगने पे क्या होता है, और क्षतिग्रस्त कोशिका के अंदर कोशिका काम नहीं कर पाती है, ऑर्गन होते हैं, क्या होते हैं, वो डैमेज कोशिका को नष्ट करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे जो लाइसोसोम होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लाइसोसोम फट जाते हैं। क्या होता है, चोट लगने के कारण लाइसोसोम फट जाते हैं, और लाइसोसोम फटने के कारण क्या होता है, इनके अंदर जो एंजाइम भरे होते हैं वो एंजाइम बाहर निकल जाते हैं। और ये एंजाइम इतने पावरफुल होते हैं
कि कोशिका के सभी अंगों को पचा लेते हैं, मतलब कि उनको नष्ट कर देते हैं, नष्ट करके वो खुद भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैला, सुसाइड बैग कहा जाता है। देखो, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डवे ने की थी। किसने की थी? डी डवे। डी डवे, इसको हम कैसे याद करें? डवे से हम याद कर सकते हैं डब्बा, डिब्बा या डब्बा बोल सकते हैं। डिब्बे में क्या भरा होता है? मान लो कि आपके पास में एक डिब्बा है, उसमें खूब सारे एंजाइम भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? एंजाइम। तो एंजाइम किस में होते हैं? लाइसोसोम में होते हैं। और इस प्रकार से आप गैस कर देना कि डिब्बे में क्या भरे हुए थे? एंजाइम। तो लाइसोसोम, डिब्बा, डी डब्बे। ऑप्शन में आप जब भी देखोगे तो अपने आप आसानी से आपको याद आ जाएगा। ठीक है, पता नहीं मैंने कैसे बैठे बैठे अभी ऐसी ट्रिक बना दी। हाँ, ऐसे ही हमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड होते वो याद क्यों नहीं होते? क्योंकि हम उसकी कोई इमेज नहीं बना पाते हैं। अगर हमारा माइंड है ना, माइंड हमेशा उन्हीं चीज़ों को आसानी से याद कर पाता है जिन चीज़ों की पिक्चर हम आसानी से माइंड में बना देते हैं। जैसे हमें मूवी होती है वो पूरी पूरी स्टोरी याद हो जाती है, लेकिन कोई लेसन याद करते हैं कोई भी, तो हमें याद क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी मैक्सिमम वहाँ पे इमेज नहीं बनती है। अगर हमारे माइंड में इमेज बनना शुरू हो जाए तो आसानी से याद हो जाता है। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डवे ने की थी। किसने की थी? डी डवे ने। ये छोटे छोटे पैकेट के रूप में होते हैं जिनमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं जो जीव द्रव्य को भी पचा सकते हैं। मतलब कोशिका के सभी अंगों को पचा सकते हैं। कोशिका द्रव्य में जैसे जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य सेम ही होता है, उसको भी पचाने की कैपेसिटी रखता है ये लाइसोसोम। इसे कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है, सुसाइड बैग ही कहा जाता है। कि जब भी कोशिका के ऊपर संकट आता है, कोशिका में कोई भी वायरस अटैक कर देता है या फिर कोशिका कभी भी डैमेज होती है, तब क्या करता है कि ये लाइसोसोम फट जाते हैं, उसमें से एंजाइम होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद में क्या करते हैं? पूरे एंजाइम पूरी कोशिका को क्या कर देते हैं? पचा देते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोशिका का कौन सा अंग होता है, कौन सा कोशिकांग होता है वो आत्मघाती थैला या फिर सुसाइड बैग कहा जाता है उसको। तो सुसाइड बैग कौन कहलाता है? लाइसोसोम। इसे कोशिका का आत्मघाती थैला भी कहते हैं क्योंकि ये कोशिका के आघात पहुंचने पर फट जाते हैं और पाचक एंजाइम के द्वारा पूरी कोशिका को पचा लेते हैं। ठीक है, याद हो गया? ओके, यहाँ तक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा एफर्ट है वो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एंड इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, ताकि मेरा जो एफर्ट मैं कर रहा हूँ उसको भी और आगे लेवल तक ले जाऊँ। ठीक है, आई होप आप लाइक करोगे और शेयर ज़रूर करोगे। थैंक यू। अब आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया नाम तो सुना ही होगा, ये आया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सेल का पावर हाउस होता है। क्या होता है? कोशिका का पावर हाउस होता है। और जब हम सांस लेते हैं ना, जैसे कि इसी में ग्लूकोज के अणु स्टोर रहते हैं, क्या होते हैं? ग्लूकोज। जब हम सांस लेते हैं तो सांस क्या होती है? हमारे फेफड़ों की सहायता से, कोशिकाओं की सहायता से जाती कहाँ पे? कोशिकाओं से, कोशिका में होते हुए जाती है वो कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज है वो ऊर्जा के रूप में टूट जाता है और ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके क्या बना देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना देते हैं, उसके साथ में ऊर्जा बन जाती है। ठीक है, कोशिका को क्या बोलते हैं? पावर हाउस कहते हैं। उसके साथ में कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, उसके साथ में माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। जिस प्रकार से कोशिका झिल्ली थी वो क्या थी? दोहरी झिल्ली से घिरी हुई थी। उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, वो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसकी अंदर वाली झिल्ली होती है ना, उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहा जाता है इसको। अंदर वाली जो झिल्ली होती है उसको क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी पर ही पाए जाते हैं छोटे छोटे ये दाने दिखाई दे रहे हैं आपको, उसको बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। और इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं और ऑक्सीसोम भी पाए जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीसोम क्या करते हैं कि हमारी जो ग्लूकोज से एटीपी के कारण जो ऊर्जा बनती है
उस ऊर्जा को बनाने में मदद करते हैं ऑक्सीसोम। कौन मदद करते हैं? ऑक्सीसोम। उसके साथ में ये बात हमेशा याद रखना, इस सवाल को कई बार पूछा गया है। बोलते हैं ना कि पिक्चर होती है वो बहुत सारी बातें बोलती है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए भी पाया जाता है। अब तक हमने सुना था कि डीएनए तो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? डीएनए तो होता है वो न्यूक्लियस या केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन केंद्रक के साथ साथ में ये सवाल कई बार पूछा गया है कि कोशिका का वह कौन सा अंग होता है जिसमें केंद्रक के अलावा भी डीएनए पाया जाता है, और वो कहाँ पे पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, चलो इसके बारे में हम थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं कि इसकी खोज किसने की थी? अल्टमान ने की थी। सबसे पहले इसको देखा किसने था? अल्टमान ने देखा था, लेकिन इसका नाम है वो उन्होंने बायोप्लास्ट दिया था सबसे पहले, बायोप्लास्ट। अल्टमान ने इसकी खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की, और उस टाइम इसका नाम दिया गया था बायोप्लास्ट। लेकिन इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? बेंडा ने। किसने दिया था? बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है, जिसकी आंतरिक झिल्ली को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंदर वाली जो झिल्ली होती है उसको क्रिस्टी कहते हैं, और क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं जो एटीपी के निर्माण में भाग लेते हैं। क्रिस्टी पर क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम क्या होते हैं? वो एंजाइम होते हैं, और वही एंजाइम होते हैं वो ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी में ऊर्जा के रूप में बदलने में मदद करते हैं। ऑक्सीसोम। अगर आपको पूछ लिया जाए कि ऑक्सीसोम एंजाइम कहाँ पर पाए जाते हैं? क्रिस्टी पर पाए जाते हैं। ठीक है, और क्रिस्टी किसका अंग होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, इसमें एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए इसे कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। अब देखो कई बार हमने एटीपी वर्ड पढ़ लिया है। एटीपी 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 की फुल फॉर्म होती है एडिनो ट्राईफॉस्फेट। एडिनो ट्राईफॉस्फेट। एडिनो ट्राईफॉस्फेट। ग्लूकोज होता है वो ऊर्जा के रूप में बदलता है एटीपी के रूप में। किसके रूप में बदलता है? एटीपी के रूप में। और ऊर्जा होती है हमारी बॉडी के लिए एटीपी के रूप में काउंट की जाती है। ठीक है, इसमें एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए इसे कोशिका का शक्तिगृह या फिर पावर हाउस कहते हैं। और क्रैब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में ही पूर्ण होता है। ये पॉइंट भी आप नोट कर देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में टूटता है तो 36 एटीपी बनती है, जिसमें 2 एटीपी तो जो हमारा कोशिका द्रव्य होता है, क्या होता है? कोशिका द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्मा। कोशिका द्रव्य में 2 एटीपी बनती है, उसके साथ में 34 एटीपी है, वो कहाँ पे बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और वो 34 एटीपी किस चक्र के द्वारा बनती है? क्रैब चक्र के द्वारा। इस चक्र को भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्रैब चक्र के द्वारा ही माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रैब चक्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है, और क्रैब चक्र से कितनी एटीपी ऊर्जा बनती है? 34 एटीपी ऊर्जा। एटीपी मतलब एडिनो ट्राईफॉस्फेट। ओके, ये पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया है कि केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर देना। ठीक है, केंद्रक में भी डीएनए तो पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ये तो एनिमल सेल के लिए, लेकिन प्लांट सेल में एक और पॉइंट होता है कि लवक होते हैं ना, लवक। ठीक है, जैसे हरित लवक, तो उन लवक में भी डीएनए पाया जाता है। डीएनए होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक तो केंद्रक में, एक माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक लवक में। लवक यानी प्लास्टिड में। ठीक है, डीएनए होता है वो 3 जगह पर पाया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बस इन सारे फैक्ट को मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक ही वीडियो में कवर हो जाए। अगर नहीं कवर हो तो इसको वापस रिवाइज कर देना, और इसके पीडीएफ है मैं वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप उस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर देना, और उसको आप एक बार रिवाइज कर देना, ताकि आसानी से हमें याद हो जाए। अब हम देखते हैं लवक के बारे में। लवक होते हैं ना, वो किस में पाए जाते हैं? केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। मैंने बताया था ना, लवक प्लास्टिड किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में। देखो लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के।
एक अवर्णी लवक। देखो वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। तो एक होता है अवर्णी लवक। लवक होते वो सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पादप कोशिका में भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवर्णी, एक होता है वर्णी और एक हरित लवक। ठीक है, अवर्णी लवक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। आजकल इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि हमें आंसर तो याद होता है लेकिन वो इंग्लिश में नाम याद नहीं होता। अंग्रेजी में भी याद नाम रखना जरूरी हो गया आजकल, क्योंकि वो टाइम पहले था कि जब नॉर्मल जैसे कोई सवाल पूछा जाता था तो उसका आंसर भी हिंदी में ऐसा लिखा जाता था, जब अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। ठीक है, आजकल ऐसा नहीं पूछा जाता है, जैसे ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ऐसे नाम पूछा जाता है। तो अवर्णी लवक को क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। देखो ये पादप के उस भाग में पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। अब जैसे सूर्य का प्रकाश तो जड़ में नहीं पहुंचता है, ये पेड़ है तो पेड़ की जड़ों में नहीं पहुंचता है, और आपको पता ही होगा कि पेड़ों की जड़ों का कोई रंग नहीं होता है, नहीं होता ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अवर्णी लवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवर्णी लवक या फिर ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, जैसे कि जड़। ठीक है, और कोई भूमिगत तना होता है वहाँ पे भी ये वर्णी लवक, अवर्णी लवक पाए जाते हैं। ये स्टार्च के रूप में भोजन को स्टोर करते हैं। स्टार्च के रूप में भोजन को स्टोर करते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे ये कोई पेड़ था और अगर पेड़ के ऊपर से सारी पत्तियां या टहनियाँ काट देती, तने तक हम काट देते हैं। ठीक है, अगर मैंने जैसे तने तक इसको काट दिया, फिर भी वहां से धीरे धीरे करके एक पौधा निकल जाता है। वो क्यों निकलता है? अगर जैसे देखो मैंने पत्तियों, पूरे पेड़ को काट दिया, पत्तियों को भी काट दिया। अब मैंने तो सुना था कि पत्तियां होती वो पेड़ों के लिए भोजन बनाती है, अगर पत्तियों को भी मैंने काट दिया तो पेड़ों के लिए भोजन कौन बनाता है? तो जब तक वो नया पौधा नहीं बन जाता है तो क्या करता है, जब पौधे के ऊपर पत्तियां थी ना तो भोजन बना रही थी, तब क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं, भोजन को स्टोर कर देते हैं अवर्णी लवक के रूप में, स्टार्च के रूप में ये भोजन को स्टोर करते हैं। अवर्णी लवक होते हैं वो क्या करते थे, भोजन को स्टोर करते हैं किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। किसके रूप में स्टोर करते हैं? स्टार्च के रूप में स्टोर कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, वही भोजन वापस पौधे को ग्रो करने में या वापस रिबॉर्न करने में मदद करते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा लवक होता है वर्णी लवक। देखो मैंने क्या बताया था, वर्ण यानी रंग, और क्रोमा का मतलब भी रंग ही होता है। क्या होता है? आपने कहीं पे देखा होगा क्रोमा का मतलब भी क्या होता है? रंग। क्या होता है? रंग। तो वर्णी लवक को हम क्या बोल सकते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ये नाम तो आसानी से हो जाता है, याद हो जाएगा कि क्रोमो जिसमें रंग होगा, रंग यानी वर्ण, क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक ये पौधे के रंगीन भाग में पाए जाते हैं, जैसे पुष्प, फूल होता ना, उसमें कौन से लवक पाए जाते हैं? वर्णी लवक या फिर क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब आया हमारा क्लोरोप्लास्ट। कौन आया है? क्लोरोप्लास्ट। और तीसरा लवक पाया जाता है हरित लवक, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसी लवक में उपस्थित एक वर्णक पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल के कारण ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। देखो हरित लवक में क्या पाया जाता है? पर्णहरित या फिर बोल सकते हैं क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसी क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और ये हरित लवक की संरचना कुछ ऐसी होती है। और मैंने अभी आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं? लवक। हरित लवक में क्या पाया जाता है? डीएनए। तो डीएनए मैंने बताया था 3 जगह पे पाया जाता है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया था, एक केंद्रक था, उसके साथ में एक है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हरित लवक। हमने अभी हरित लवक के बारे में देखा था ना, उसके बारे में देख लेते हैं कि देखो पर्णहरित के केंद्रक में मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मतलब हरित लवक की संरचना कुछ ऐसी होती है कि इसके सेंटर पॉइंट पे कौन सा धातु होता है? मैग्नीशियम।
फिर आगे जाके नाइट्रोजन नाइट्रोजन कुछ ऐसे ये संरचना बनती है, फिर आगे जाके ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। लेकिन इसके सेंटर पॉइंट पे कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। कौन होता है? मैग्नीशियम। उसके साथ में पत्तियों का जो पीलापन होता है, जब पत्तियां पीली हो जाती है वो किसके कारण होती है? कैरोटीन। एक वर्णक पाया जाता है, ठीक है, इसका नाम क्या होता है? कैरोटीन। गाजर का लाल रंग भी कैरोटीन की वजह से ही होता है। तो पत्तियों का जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन एक प्रकार का वर्णक होता है, उसके कारण पत्तियां पीली हो जाती है। तो आगे हम पढ़ते हैं तारक यानी कि सेंट्रोसोम के बारे में। मैंने बताया था आपको कि जंतु कोशिका में ही ये सेंट्रोसोम है वो पाया जाता है। प्लांट सेल है वो, उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम या तारक काय किस में पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसी में सेंट्रियोल पाए जाते हैं, जिनसे एस्टर रे निकलती है, जो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर लेके जाती है। ये सेंट्रोसोम थे, ठीक है। सेंट्रोसोम में तारक काय में क्या होता है कि ऐसे बंडल के समान उनमें क्या पाई जाती है? सेंट्रियोल पाई जाती है। और उन्हीं सेंट्रियोल से ये एस्टर रे निकलती है। क्या निकलती है? एस्टर रे निकलती है। और एस्टर रे का काम क्या होता है? जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है ना, केंद्रक विभाजन के समय, जब केंद्रक विभाजित होने वाला होता है तब क्या होता है कि गुणसूत्र होते हैं ना, क्या होते हैं कि वो बीच में प्लेट के समान ऐसे बना देते हैं, प्लेट बन जाते हैं बीच में, बीच वाली भाग में। तब क्या होता है कि सेंट्रियोल होती है, सेंट्रियोल से जो एस्टर रे निकलती है, तो वो क्या करती है? इन गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर खींचने की कोशिश करती है कि आधा वाला हिस्सा इस साइड चला जाए, आधा वाला हिस्सा उस साइड चला जाए, और बाद में जाके दो केंद्रक बन जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से तारकाय में जो सेंट्रियोल होती है उसका काम होता है एस्टर रे की सहायता से क्या करती है? वो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर ले जाती है, ठीक है। आगे वाला हिस्सा पढ़ लेते हैं हम, कोशिकांग रसधानी यानी वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स के बारे में मैंने बताया था कि ये जंतु कोशिका में छोटी होती है, ठीक है। जंतु कोशिका में छोटी होती है, जबकि प्लांट सेल में क्या होती है? बड़ी होती है। मैंने बताया था इसके मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है? कोशिका में जल का संतुलन बनाए रखना। सेल में जो पानी की मात्रा है उसको बैलेंस बनाए रखती है। उसके साथ में वैक्यूल्स का काम होता है कि इसमें सेल में जो भी वेस्टेज बनता है उसको स्टोर करना, उसको बाहर निकालना, वो सब काम होता है रसधानी का, ठीक है। और एक बात याद रखना कि रसधानी होती ना, इस रसधानी की जो बाहरी परत होती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। ये सवाल में मैंने एक जगह देखा था एक एसएससी के एग्जाम में कि रसधानी की जो बाहरी परत होती है उसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। अब हम देखते हैं केंद्रक के बारे में, पूरी कोशिका को कंट्रोल करने वाला। ये देखो केंद्रक कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ये केंद्रक है पूरा, ठीक है। और सबसे बाहर है इसकी केंद्रक झिल्ली। और जिस प्रकार से कोशिका झिल्ली होती है ना, उसी प्रकार से केंद्रक झिल्ली भी क्या होती है? अर्धपारगम्य होती है। क्या होती है? अर्धपारगम्य होती है, मतलब कि जो सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर जाने देती है और बाहर आने देती है। उसके साथ में यहाँ पे धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। और जब क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के समय डिवाइड होती है तब क्या बनते हैं? क्रोमोसोम बनते हैं। क्या बनते हैं? क्रोमोसोम बनते हैं। और ये छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर होते हैं, उन्हीं की सहायता से क्या होता है? कोई पदार्थ होता है वो अंदर जाता है और बाहर आता है, ठीक है। सेल न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, ये केंद्रिका होती है। केंद्रिका होती है वो कोशिका विभाजन के समय केंद्र की हेल्प करती है, ठीक है। देखो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कब की थी? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्र की खोज। ब्राउन यानी भूरा, तो ऐसे याद कर लो कि भूरे लाल ने केंद्र की खोज की थी। क्या बात है, भूरे लाल ने रॉबर्ट ब्राउन यानी कि भूरे लाल ने केंद्र की खोज की थी। कब की थी? 1831 में। कोशिका के सभी क्रियाओं, कोशिका में जो भी क्रियाएं होती है उन सारी क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है?
कोशिका के सेंटर में जो केंद्रक होता है ना वो करता है। ठीक है, कोशिका में धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। और यही क्रोमेटिन जब कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का रूप ले लेते हैं। मैंने बताया आपको जब कोशिका विभाजित होती है तब क्या होता है कि ये क्रोमेटिन जो धागेनुमा संरचनाएं थी वो क्या हो जाती है, आपस में ये जो धागेनुमा संरचनाएं थी वो छोटी और मोटी हो जाती है। छोटी और मोटी का मतलब क्या होता है, साइज में छोटे हो जाते हैं लेकिन उसकी मोटाई है वो बढ़ जाती है और वो क्या बन जाते हैं, गुणसूत्र। इस प्रकार से गुणसूत्र बन जाते हैं। तो ये क्रोमेटिन है किसमें बदल जाते हैं, गुणसूत्रों में। प्रोटीन के संश्लेषण में आवश्यक आरएनए का निर्माण भी केंद्रक में होता है। प्रोटीन के निर्माण के लिए जो आवश्यक आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए, उन सभी का निर्माण कहाँ पे होता है, केंद्रक में। ये पॉइंट भी आप याद रखना। अब गुणसूत्रों को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो, गुणसूत्र कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये गुणसूत्र है और इसमें आपको डीएनए, एक मिनट, हाँ मैं हाइलाइटर ले लेता हूं। ओके, ये देखो, ये बाहर वाला गुणसूत्र का भाग होता है ना उसको बोलते हैं टीलोमियर। क्या बोला जाता है, हे भगवान मैंने क्या कर दिया। देखो, गुणसूत्र का ये सबसे बाहरी भाग होता है ना, सबसे ऊपर वाला भाग, उसको बोलते हैं टीलोमियर। क्या कहा जाता है, टीलोमियर। इसको भी आप नोट कर देना। ये सवाल भी मैंने एक जगह देखा था कि गुणसूत्र का सबसे ऊपरी सिरा क्या कहलाता है, टीलोमियर कहलाता है। क्या कहलाता है, टीलोमियर। और बीच वाला भाग है वो सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। और इसी में देखो गुणसूत्र दिख रहा है आपको, ये पूरा गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र में ये देखो ऐसी एक संरचना दिखाई दे रही है हमें, इस प्रकार से संरचना दिख रही है। इस संरचना को तो आपने देखा ही होगा, ये है डीएनए। क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए है। तो देखो गुणसूत्र होते हैं ना वो डीएनए और एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हिस्टोन। क्या नाम होता है, हिस्टोन। गुणसूत्र दो चीजों से बने होते हैं, एक तो होता है डीएनए, इसमें डीएनए हमें दिखाई दे रहा है ये संरचना के रूप में। ठीक है, उसके साथ में इसके चारों ओर जो ये लेप बना हुआ है वो कौन से प्रोटीन का बना है, हिस्टोन प्रोटीन का। कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। एक बार इन सबको साफ कर लेते हैं। ओके, हाँ देखो गुणसूत्र का नाम है वो किसने दिया था, वोल्टेयर ने। ये पॉइंट याद कर देना, किसने दिया था, वोल्टेयर ने। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था, वोल्टेयर ने किया था, द्वारा दिया गया था, जो क्रोमेटिन के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होते हैं। सॉरी, हाँ, क्रोमेटिन क्या होते हैं, धागेनुमा संरचनाएं होती है। और जब कोशिका का विभाजन होता है तब ये धागेनुमा संरचना किस में बदल जाती है, इन गुणसूत्रों में बदल जाती है। गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया दिया था कि गुणसूत्र होते हैं वो किन किन से बने होते हैं। एक तो डीएनए होता है, उसके साथ में एक प्रोटीन कौन सा काम में आता है, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए की क्रियात्मक इकाई जीन कहलाती है। जैसे डीएनए है, जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, कोशिका होती है, उसी प्रकार से डीएनए के भी अलग अलग खंड होते हैं। उन डीएनए का सबसे छोटा खंड क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डीएनए होता है वो पूरा आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में तो होता है डीएनए, लेकिन आनुवंशिक इकाई, पूरी आनुवंशिक इकाई, सबसे मतलब जो जेनेटिक की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, जीन होती है। क्या होती है, जीन। और आपको पता ही होगा कि हमारे मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 46। कितने पाए जाते हैं, 46 या फिर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जिसमें ऐसे बोल सकते हैं कि 22 + 1 जोड़ी। मैंने 22 + 1 जोड़ी क्यों कहा, क्योंकि 44 गुणसूत्र तो होते हैं वो हमारे शरीर के निर्माण में हिस्सा लेते हैं, लेकिन
एक जोड़ी ऐसा होता है, या तो एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा। ये गुणसूत्र ऐसे होंगे जो हमारा लिंग डिसाइड करते हैं कि कौन से सेक्स का बच्चा पैदा होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, अब तक हमने पूरा कोशिकांक थे वो सारे कोशिकांक पूरे कर दिए हैं। और थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आपने अभी तक मुझे सुन रहे हो, सो थैंक यू। एंड आपने मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर किया है, सो उसके लिए भी थैंक यू। और आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसके लिए भी थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, ताकि मैं इसका भी पीडीएफ वहाँ पे डाल सकूँ, और आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर देना और वहाँ से पढ़ लेना, ताकि आपने वापस इस चीज़ को थोड़ा सा भूल भी जाओ ना, तो उस पीडीएफ को देख के आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आगे वाले वीडियो में मिलेंगे हम। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और सीखते रहो, मस्त रहो, खुश रहो और बिंदास रहो। जितने हम खुश रहते हैं उतना ही ज़्यादा सीखते हैं और उतना ही लाइफ को ज़्यादा जीते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।